हेलो गाइस, रनी भाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर 10 के दो पार्ट देख लिए थे अलग अलग लेक्चर्स में। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं टाइगर कंजर्वेशन और प्रोजेक्ट टाइगर। तो बेसिकली क्या हो क्या रहा था 1900s के बाद से हमारे देश में टाइगर्स की पॉपुलेशन गिरने लगी। और भी जो वर्ल्ड में अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज थी टाइगर्स की, सारी पॉपुलेशन धीमे धीमे गिर रही थी। गिर क्यों रही थी? हंटिंग बहुत हो रही थी उस समय, है ना, अनरेगुलेटेड हंटिंग हंटिंग जिससे बोलते हैं अपन। तो उस टाइप की हंटिंग। फिर ब्रिटिश साम्राज्य था इंडिया में, तो वो अधिकारी जो यहाँ पे रहते थे ब्रिटिश शासन के, वो भी हंट करवाते थे 10-10 20-20 एक साथ। फिर फोटो लेते थे, है ना, ट्रॉफी हंटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो एक पैशन था। तो ये पॉपुलेशन अर्ली 1900s में जो 1 लाख के आसपास थी, वो गिरते 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 2006 तक कितनी हो गई थी? 1411। तो ये लोएस्ट लोएस्ट था जो हम पहुंचे थे नंबर्स के मामले में। और आपको ऑब्वियसली लगेगा कि पूरे देश में सिर्फ इतने ही टाइगर, तो मतलब ऑब्वियसली एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई थी। उसी तरीके से कई कई ऐसे टाइगर रिजर्व थे इंडिया में जहाँ पे टोटली टाइगर की पॉपुलेशन खत्म ही हो गई थी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हैं आप, सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। वहाँ पे क्या हुआ था, पूरी जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई थी वहाँ से। तो फिर यहाँ से 2006 से हमने सीरियस स्टेप्स उठाए। और उसी के बाद से 2006 के बाद से हमको पॉपुलेशन में इंक्रीज दिखने लगा। पॉजिटिव चेंज होने लगा पॉपुलेशन में टाइगर्स की, है ना। तो दुनिया भर में 8 स्पीसीज लगभग टाइगर की पाई जाती थी, जिसमें से सिर्फ अभी 5 ही बची हैं। इनमें से जो 3 स्पीसीज थी, जो कैस्पियन हो गया, बाली टाइगर हो गया, जावन टाइगर हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैस्पियन टाइगर है ये बाली टाइगर है और ये जावन टाइगर है। तो ये तीनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब इनकी स्पीसीज नहीं बची है। तो कौन कौन से अभी हमारे पास बचे हैं? बंगाल, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज, सुमत्रन और साइबेरियन। अब हम आगे चलते हैं। तो जो हम टाइगर कंजर्वेशन कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आ रही थी? तो पहली बड़ी प्रॉब्लम थी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण। अब कोई भी हम डेवलपमेंट करते हैं आसपास, जैसे कहीं पे डैम बना रहे हैं हम, कहीं पे इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई भी माइंस बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, तो उस केस में होता क्या है, फॉरेस्ट आसपास डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। तो जिसके कारण जो हैबिटेट थी, सपोज करिए नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ पे फॉरेस्ट था पूरा, है ना। अब यहाँ पे हमने डैम बनाने का डिसाइड किया, तो ये पूरा पानी सबमर्ज्ड हो गया इधर का, है ना, एरिया। तो इस केस में क्या होगा, जो इधर का टाइगर है वो इधर अब मूव नहीं कर पाएगा इजिली। तो ये क्या हो गया, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो इसी तरीके से या तो डिस्ट्रक्शन हो जाना हैबिटेट का, या फ्रेगमेंटेशन हो जाना, या फिर किसी तरीके का प्रेशर आना हैबिटेट में। ये पहला मेजर कारण था जो पॉपुलेशन को कंजर्व करने में थ्रेट के तौर पे था। फिर दूसरा क्या चैलेंज होता है, इन्वेसिव स्पीसीज़ का होता है ऑब्वियसली। जितने हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज़ उनको ख़त्म कर देती हैं। जिसके कारण होता क्या है कि अगर लोकल प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे, मान लीजिए जो घास है जिसको हिरण खाता है वही नहीं बचेगी, तो टाइगर कैसे बचेगा, है ना। हिरण ही जब माइग्रेट कर जाएगा उस एरिया से, सपोज किसी एरिया में घास नहीं बची तो हिरण वहाँ से चला जाएगा। हिरण जाएगा तो टाइगर को भी जाना पड़ेगा, टाइगर भी नहीं रहेगा वहाँ पे जब उसके पास खाने का ही नहीं है कुछ वहाँ पे, है ना। तो इन्वेसिव स्पीसीज भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी तरीके से पोचिंग और वाइल्ड लाइफ का जो क्राइम कंट्रोल है वो भी एक चैलेंज रहा है हमेशा से। पोचिंग, जो शेर की खाल होती है उसके दांत होते हैं, उसके लिए टाइगर को मार देना, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से। फिर जो टाइगर के प्रोडक्ट हैं, जैसे इसकी खाल हो गई, है ना, बाघ की खाल, या उसके दांत, इन चीज़ों की जो ब्लैक मार्केट होता है उसमें बहुत डिमांड होती है, या फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत डिमांड होती है। तो इसकी जो डिमांड है, इसको एलिमिनेट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको रीबिल्ड करना भी बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है, क्योंकि ईजी नहीं है ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करना जहाँ पे टाइगर अच्छे से रह सकें और अपने नंबर्स इंक्रीज सकें। इंडिया, नेपाल और रशिया के अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन या तो नहीं बढ़ी है या तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। फिर एक उसके बाद जो बड़ा थ्रेट है वो है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का। तो कैनाइन जैसे वर्ड से पता चल रहा है, डॉग से शुरू होती है, ये डॉग कैरी करते हैं इस वायरस को, है ना। तो जो जंगलों के आसपास मान लीजिए अगर कोई डॉग है जिस जो इन्फेक्टेड है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से, तो उस केस में क्या होगा कि इससे ये इन्फेक्ट हो सकते हैं टाइगर्स हमारे, है ना, टाइगर्स को भी ये हो सकता है। तो जिसके कारण उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका जो नर्वस सिस्टम है, वो सारा खराब हो सकता है और उसमें डेथ हो सकती है। जैसे 2018 का केस देख लेते हैं कि गिर फॉरेस्ट जो है वहाँ पे 20 लायन की डेथ हो गई थी, किससे? इसी वायरस से। तो अब ये जब वायरस होता है तो इन सबको कंट्रोल करना भी बहुत हार्ड होता है। रीज़न बीइंग कि अब जंगल में अगर किसी एक स्पीसीज़ को हो गया, वो दूसरी स्पीसीज़ से जाके इंटरेक्ट करेगी, तो उस केस में बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह वायरस फैलेगा। अब देख लेते हैं मेजर्स कौन कौन से लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
फॉर टाइगर कंजर्वेशन, राइट। तो देख सकते हैं आप, हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972, उससे ही हमारा एनटीसीए का फॉर्मेशन हुआ था। अमेंडमेंट कब की गई थी? ये 2006 में, है ना। तो एनटीसीए और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये दोनों इसी के अमेंडमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो लीगल तौर पे गवर्नमेंट ने इनको बनाया है लॉ ला के। फिर जो पनिशमेंट मिलती थी उसको भी इंक्रीज़ किया है। कोई भी अगर ऑफेंस होता है टाइगर के कोर एरिया में, है ना, या किसी टाइगर रिजर्व में। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कौन कौन से मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़, इंक्लूडिंग स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर मानसून पेट्रोलिंग। तो पहले क्या होता था ना, मानसून के टाइम पे पेट्रोलिंग कम कर दी जाती थी या बंद कर दी जाती थी, क्योंकि जंगल बहुत डेंस हो जाते थे, बहुत हार्ड हो जाता था पेट्रोल करना अंदर एकदम कोर में जाके। लेकिन इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में यहाँ पे भी प्लान बनाया गया कि किस तरीके से हम मानसून में पेट्रोलिंग करेंगे, है ना। जो एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ है, पोचिंग जैसे क्या बोलते हैं, कोई आके किसी बाघ को मारने की कोशिश करे, है ना, उसकी खाल के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पोचिंग। तो इसीलिए एंटी पोचिंग जितनी एक्टिविटीज़ हैं, हम पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हम ऐसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं ना, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देना किसी भी लेवल पे। फिर स्टेट लेवल पे भी कमेटीज़ बनाई गई थी चीफ मिनिस्टर्स के अंडर, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, है ना। तो इस तरीके की संस्था भी बनाई गई थी स्टेट लेवल पे, जिसको हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। फिर क्रिएशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, तो कुछ कुछ स्पेशल या सेंसिटिव एरियाज में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भी स्थापना की गई थी। फिर फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिल रही थी इन प्रोजेक्ट्स के लिए? जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है उससे, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इन दोनों अलग अलग प्रोग्राम से फंडिंग यहाँ पे आती है। फिर जो ह्यूमंस और जानवरों के बीच में नेगेटिव इंटरेक्शन होते थे उसको भी कम करने के लिए 3 pronged स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जिसमें पहला क्या है? मटेरियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो ये जो फंडिंग है, जो मटेरियल के लिए या लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए, इसका फंडिंग कहाँ से आएगा? प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू आएगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है रिस्ट्रिक्टिंग हैबिटेट इंटरवेंशन। तो किसी भी टाइगर रिजर्व की कितनी कैपेसिटी है उसके आधार पे जो ह्यूमंस वहाँ पे काम करेंगे, जैसे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, ताकि जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बनाए गए, एसओपीज जिसको हम बोलते हैं, टू अवॉइड या फिर टू डील विथ मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन भी की गई है, जैसे कंट्रीज़ लाइक नेपाल। अब इन नेपाल से क्यों करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो होता क्या है ना, बहुत बार क्रिमिनल्स हैं जैसे नेपाल में बैठे हैं, अब वो इंडिया आए, यहाँ पे पोचिंग किए, किसी बाघ को मार दिए, उसकी खाल निकाल के, उसका दांत निकाल के भाग गए नेपाल। इसलिए नेपाल के साथ हमने ये बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड तो नहीं होने देंगे वाइल्ड लाइफ में, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ होगा तो नेपाल की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपके एरिया में आ सकता है, वो पकड़ लेंगे, है ना। फिर अरेस्ट वरेस्ट हुआ तो उसको भी देख लेते हैं आपस में कंट्री मिलके। तो ये नेपाल के साथ भी है हमारा। फिर हमने प्रोटोकॉल्स भी साइन कर रखे हैं, किसके साथ? बांग्लादेश और चाइना के साथ। तो चाइना के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश और वो पूरा ऊपर वाला एरिया लगता है, राइट, डायरेक्टली जो डेंस जंगल वाला फॉरेस्ट है। सिमिलरली बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री भी है, तो इनके साथ भी हमने प्रोटोकॉल्स साइन कर रखे हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए। फिर रशिया के साथ भी हमने कोऑपरेशन कर रखी है, एक सब ग्रुप बना के, है ना। फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्लोबल टाइगर फोरम है, जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उनका। टाइगर रेंज कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ जहाँ पे टाइगर मिलता है, राइट, नेचुरली। तो इनका एक ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये भी बनाया गया है, जो इंटरनेशनल लेवल के इशू हैं कंजर्वेशन को लेके टाइगर के, उसको डिस्कस करने के लिए। फिर इंडिया ऑल्सो इज़ पार्ट ऑफ साइट्स। तो साइट्स हमने पढ़ा था अपने लास्ट के लेक्चर्स में। तो साइट्स ने भी डिसीजन दिया हुआ है कि टाइगर शुड नॉट बी ब्रेड फॉर ट्रेड इन देयर पार्ट्स और डेरिवेटिव। तो टाइगर्स को आप ऐसे ब्रेड भी नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ से तो पकड़ना वैसे भी बैन है, लेकिन घर में भी कोई ब्रेड नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमारी क्या है? ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ये 1994 में बनी थी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। कितने बार मिलती है? हर 3 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। इट वॉज बेसिकली सेटअप टू प्रमोट अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू सेव द टाइगर एंड इट्स प्रे एंड इट्स हैबिटेट। तो मतलब हमको टाइगर को भी बचाना है, वो जो चीज़ें खाता है, जैसे डियर हो गया या और भी चीज़ जो खा रहा है वो, उसको भी बचाना है, और उसकी जो हैबिटेट है आसपास उसको भी बचाना है। तो उसके लिए कैंपेन चलाने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम की नींव रखी गई थी। फिर इसके बाद इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। आपने इसका नाम मेरे हिसाब से सुना ही होगा एनसीईआरटी बुक्स में कभी ना कभी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम एज वेल, जो टाइगर कंजर्वेशन या और भी किसी स्पीसीज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है।
क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। सो 1900s के अराउंड हमने देखा था कि वर्ल्ड में तो 1 लाख के अराउंड पॉपुलेशन थी, लेकिन इंडिया में भी 20 से 40 हज़ार टाइगर्स रहते थे, है ना। वो गिरते गिरते नंबर शुरू हो गया उनका गिरना उसके बाद से ही ऑलमोस्ट। तो पहली हमारी जो कंट्री वाइड टाइगर सेंसस कब हुई थी, 1972 में। तो इसमें कितनी पॉपुलेशन निकली थी, 1800 के आसपास। तो ये बहुत शॉकिंग था अपने आप में जब लोगों को पता चला कि 20-40 हज़ार से नंबर सीधे अब 1800 के आसपास बचा है पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो देर वॉज अ नीड फेल्ट फॉर ए स्पेशल प्रोग्राम टू कंजर्व टाइगर्स। तो इसी के बाद इसीलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। कहाँ, कौन से पार्क से शुरू किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वहाँ से। इसका एम क्या था, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन बाय इंश्योरिंग अ वाइबल पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो मतलब एक्सटिंक्ट होने से बचाना है टाइगर्स को, और इतनी पॉपुलेशन उनकी रहे कि वो नेचुरली वहाँ पे ग्रो कर सके, ख़त्म ना हो नेचर में। इसी प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ कई टाइगर रिजर्व भी बनाए गए थे। और वहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगी थी, कोर बफर, जो हमने बायोस्फीयर के केस में देखा था। ये कोर एरिया होता है ना। फिर उसके बाद एक बफर एरिया होता है, और फिर ह्यूमन सेटलमेंट इसके बाद आती है ना। तो जो टाइगर मेनली जहाँ रहता है वो एरिया कौन सा कहलाता है, कोर एरिया। ये बफर एरिया क्यों बनाया जाता है, ताकि ह्यूमंस और टाइगर के बीच में इंटरेक्शन कम हो। कई बार ऐसा भी होगा कि बफर एरिया से भी निकल के वो ह्यूमंस के एरिया में चला जाए, बट वो रेयर है। बफर बनाने का पर्पस ही यही होता है कि ना ह्यूमंस परेशान करें टाइगर्स को, ना टाइगर परेशान करें ह्यूमंस को। तो देश में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो किससे गवर्न किए जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर से। और गवर्न कौन करता है इनको, एनटीसी है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है हमारी। ये प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। मतलब कुछ सेंटर पैसा देता होगा और कुछ स्टेट। इस प्रोजेक्ट टाइगर में फंड भी दिया गया है, ताकि जो अगर विलेजर कोई कोर एरिया में या बफर एरिया में रह रहे हैं तो उनको वहां से निकलवा के दूसरी जगह सेटल करवाया जा सके, उनको पैसा देके, है ना। दूसरा, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भी स्थापना की गई है अंडर टाइगर रिजर्व्स, ताकि जो पोचर्स हैं उनसे बचाया जा सके टाइगर्स को। फिर इसके बाद है हमारा टाइगर टास्क फोर्स। जब प्रोजेक्ट टाइगर बना तो उस समय कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, है ना, उसको देखने के लिए। तो इसीलिए उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई, इसको स्टैट्यूटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों दी गई, ताकि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इम्प्लीमेंट करा सके, और अच्छे से जो टाइगर रिजर्व है हमारे उनको देख सके। तो हमारा सबसे पहले क्या था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो पहले ये देखता था, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर को। फिर टाइगर टास्क फोर्स आई, ये देखती थी। फिर लास्ट में क्या है, एनटीसीए। तो अभी अभी करंटली क्या है, एनटीसीए के अंडर प्रोजेक्ट टाइगर आता है। अब एनटीसीए देख लेते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो 2006 का था, उससे ये बना है एनटीसीए हमारा। तो ये क्योंकि लिख के आ रहा है एनटीसी के बारे में, तो ये इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर आती है ये। इसी के साथ साथ क्या और बना था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये हमने पहले भी देखा था जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट देख रहे थे या प्रोटेक्शन एक्ट देख रहे थे, तब के केस में भी। तो ये 2006 में एग्जिस्टेंस में आती है। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, एनटीसीए। अब इसके प्रोविजंस क्या होते हैं, इसके मायने क्या हैं। तो जो हमारे टाइगर रिजर्व है ना, उनकी बाउंड्री नहीं चेंज की जा सकती। अनटिल अनलेस, रिकमेंडेशन कौन देगा, एनटीसीए। एनटीसीए रिकमेंड करता है कि इस टाइगर रिजर्व की बाउंड्री चेंज कर दीजिए, और उसका अप्रूवल कौन देता है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। तो जब तक रिकमेंडेशन एनटीसीए से नहीं जाती है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पास, तब तक कोई भी ऑल्टरेशन बाउंड्री में टाइगर रिजर्व के नहीं कर सकते। ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डी नोटिफाई कर सकती है किसी टाइगर रिजर्व को। सपोज कोई एरिया था पहले, उसको आपने स्टेट गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया टाइगर रिजर्व, है ना। तो इसकी भी प्रोसेस वही होती है कि एनटीसीए रिकमेंड करता है घोषित करने की, मतलब कि यहाँ पे बन सकता है टाइगर रिजर्व, और नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन डी नोटिफाई करने की पावर नहीं होती। तो डी नोटिफाई कौन करेगा, एनटीसीए ही करेगा। वो उसका अप्रूवल कौन देगा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर एनटीसीए के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो एनटीसीए का चेयरमैन कौन है, मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। फिर अथॉरिटी में कौन कौन से लोग होंगे, 8 एक्सपर्ट होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन होगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड वेलफेयर ट्राइबल्स में। 3 एमपीज होंगे। फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होंगे, और कुछ अदर मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो बेसिकली एनटीसीए गाइडलाइंस भी बनाती है, स्टैंडर्ड भी बनाती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, उसके लिए, है ना। फिर ये एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाती है कि इसका वर्क कैसा रहा साल भर का, और वो रिपोर्ट को कहाँ, पार्लियामेंट में भी रखा जाता है।
फिर स्टेट लेवल पे भी ये काम करती है, जैसे स्टेट लेवल पे कई स्टेयरिंग कमिटीज़ होती हैं, जिसको हेड कौन करता है, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स। इन सब का बेसिकली वही काम है कि किस तरीके से हम टाइगर को कंजर्व कर सकते हैं। तो अलग अलग इस तरीके के कंजर्वेशन प्लान होते हैं, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, तो इस तरीके से जो हमने देखे थे वही हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर चैलेंजेस भी हैं एनटीसीए के पास, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारा 2006 में पास हुआ था, वो जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ना, कुछ जो आसपास रहती हैं फॉरेस्ट एरियाज़ के, उनको उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करता है। राइट्स के रिकॉग्नाइज़ का मतलब है कि जैसे जंगल से सामान ले आना, जंगल से तेंदुपत्ता की पत्तियाँ ले आना और बेचना, तो अलग अलग ऐसे कई टाइप के राइट्स हैं। तो इसके कारण कई कई बार कंट्रोवर्सीज भी हो चुकी हैं, क्योंकि कहीं कहीं ट्राइबल्स जाने की कोशिश करेंगे, फॉरेस्ट ऑफिशियल बोलेंगे नहीं आप अलाउड नहीं है, तो उस तरह की कंट्रोवर्सी बनी रहती है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं टाइगर कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट। जो हमारी एनटीसीए है उसने कुछ साल पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मिलके, इन दोनों ने मिलके एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, जिसका टाइटल क्या था, कनेक्टिंग टाइगर्स पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, है ना। तो इसमें इन लोगों ने प्लान दिया था कि इतने मेजर कॉरिडोर हम कंट्री के क्रॉस देखते हैं। तब यहाँ पे आप 32 मेजर कॉरिडोर हैं इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो देख सकते हैं उनकी लिस्ट है सारी स्टेट की, है ना। सो बेसिकली टाइगर कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा एरिया है पूरा, जैसे 3 एरिया होंगे अलग अलग, सपोज करते हैं जैसे हमारा ये मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, रणथंभौर, कूनो और माधव नेशनल। तो अब देख लेते हैं ये तीनों अलग अलग ऐसे एरिया होंगे, है ना, माधव। तो अब ये एक पूरा कॉरिडोर की तरह एक्ट करेंगे, है ना। मान लो ये बीच बीच के गैप हमने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और पॉपुलेशन को इस एरिया में कंट्रोल कर लिया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक कॉरिडोर के तौर पे बन जाएगा। वैसे बहुत सारे हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया में ऑलरेडी, जो जैसे लाइन से एग्जिस्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे के बाद। तो वो पूरा क्या हो जाता है, कॉरिडोर की तरह हो जाता है कि टाइगर यहाँ से ऐसे आपस में ट्रैवल कर सकता है। भले अलग अलग प्रोटेक्शन के तहत हैं, कोई टाइगर रिजर्व होगा, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, कोई प्रोटेक्टेड एरिया होगा या फॉरेस्ट होगा, लेकिन वो टाइगर के लिए तो एक पूरा कॉरिडोर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे आप लिस्ट पढ़ सकते हो, एक बार तो देख लेनी चाहिए, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको एक बार आप मैप के साथ देख लो, जैसे उत्तराखंड देखना, तो उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, राजा जी कहाँ है, उन दोनों को देख लेना कि कितनी दूरी है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक कॉरिडोर ये बन जाता है। फिर कॉर्बेट दुलबा है ना। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे कॉरिडोर बन सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉरेस्ट कैसे है, डिवाइडेड है इंडिया में। ये ग्रीन वाला पूरा एरिया फॉरेस्ट है इंडिया में, और ये प्रोटेक्टेड एरिया और कॉरिडोर है, जो रेड रेड हमारे पैचेस हैं, राइट। तो इसमें कई कई होंगे ऐसे जुड़े जुड़े 2-3 जो कॉरिडोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोर बफर जोन की जो स्ट्रैटेजी होती है टाइगर रिजर्व में, वो कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो किससे सेम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सेम है ना। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि मॉनिटर कौन करता है। तो टाइगर रिजर्व के केस में कौन मॉनिटर कर रहा है, एनटीसीए, है ना। तो कोर एरिया कौन नोटिफाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, और इस कोर एरिया में नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। हम लोग जितने ह्यूमंस हैं वो कभी भी कोर एरिया में नहीं जा पाएंगे, ना टूरिज्म होता है कोर एरिया में, ना अदर कोई एक्टिविटी होती है एक्सेप्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल। तो अगर मान लीजिए आप फॉरेस्ट सर्विस में आ जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो सिर्फ आपके पास वो प्रिविलेज होगा कि कुछ ऐसे जंगलों में जाने का जहाँ पे और कोई ह्यूमन अलाउड नहीं है ना। तो कोर एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल जाते हैं, वो भी मॉनिटरिंग के उद्देश्य से जाते हैं, और बाकी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इस एरिया में नहीं होती है। जो ट्राइब्स भी थी इन एरिया में रहती थी, उनको भी पैसे देके हटवा दिया गया। बहुत जगह अभी भी लीगली ट्राइब्स रहती हैं कोर एरिया में, लेकिन उनके पास कोई राइट नहीं है वहाँ पे, वहाँ से वो लकड़ी नहीं ले सकते, मतलब इलीगली तो कर लें सब, बट ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। और कोर एरिया का हमेशा लीगल स्टेटस कैसा होता है, या तो नेशनल पार्क लेवल का होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों में प्रोटेक्शन बहुत हाई होता है। यहाँ ना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप इकट्ठा कर सकते हो, ना ग्रेजिंग करवा सकते हो अपने जानवरों की, ना ही और कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस यहाँ अलाउड है। तो सारा कुछ बैन होता है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ये सोलिगा कम्युनिटी है कर्नाटका की। तो जो चमा राजनगर डिस्ट्रिक्ट है हमारी वहाँ पे, तो ये सोलिगा जो कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी, इनको ये इंडिया की पहली ऐसी कम्युनिटी है जिसको राइट मिल गया है, फॉरेस्ट राइट इनके रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं, इवन तो ये कोर एरिया में रहते हैं, है ना। तो बहुत एक्सेप्शन वाला केस है ये, हालांकि सब में अलाउड नहीं होता, इनको अलाउ किया गया है। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं कि सोलिगा ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है, कर्नाटका के चमा राजनगर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसमें आपको बेसिकली यही याद रखना है, पहले तो कौन सी ट्राइब है कहाँ
से आती है और किस चीज़ के लिए फेमस है। अब फेमस इसके बारे में कुछ एक दो चीज़ और देख लीजिए आप इंटरनेट में। हालांकि इसके बारे में सबसे फेमस बात क्या होगी कि इट इज़ द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन द कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व टू गेट देयर फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज, है ना। फिर कौन से एरिया में रहते हैं ये, भीलगिरी, रंगना और माले महादेश्वर हिल्स के एरिया में, है ना। तो यहाँ यहाँ का जो फॉरेस्ट है उसी के आसपास रहते हैं ये। और इनके राइट्स भी कोर्स ने रिकॉग्नाइज इसलिए किए थे क्योंकि इन लोग हारमोनी में रहते हैं जंगल के साथ। इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी है कि वो हार्म नहीं पहुंचाती ना टाइगर पॉपुलेशन को ना वहाँ पे और वन्य जीव है जो उनको। तो यहाँ पे और फैक्ट एक देख सकते हैं कि जो BR हिल्स का एरिया था उसको BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था। और जो सौलिका ट्राइब थी वहाँ पे बहुत लोगों को हटा भी दिया गया था, बगल आसपास के प्लेन्स में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर उसी सेंचुरी को कुछ साल बाद टाइगर रिजर्व में चेंज कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स याद रख सकते हैं। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे एक दो याद रखने की जरूरत है जहाँ पे हम इसको मेंस के केस में यूज़ कर सकते हैं, है ना। कि टाइगर कंजर्वेशन में टेबल्स के बारे में अगर कुछ लिखना है ना, तो एक दो पॉइंट ऐसे ये वाले डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ फैक्चुअल वाले। फिर जो बफर एरिया होते हैं वो कौन से एरिया होते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि कोर एरिया के आसपास पूरा क्या बनता है, बफर एरिया। बफर एरिया में कुछ कुछ एक्टिविटी अलाउड होती है, ऐसे कंप्लीट बैन नहीं लगता कोर एरिया टाइप। यहाँ पर जैसे ट्राइबल्स हैं तो उनको अलाउ कर देते हैं यूजुअली रहना, क्योंकि ट्राइबल्स की लाइफस्टाइल ऐसी ही होती है कि जंगल के साथ हारमोनी के साथ रहते हैं यूजुअली, है ना। ट्राई लेकिन वो भी एक लिमिटेड होता है कि ऐसे नहीं कि आप ग्रे मान लो आप यहाँ पे डेयरी ही खोल लिए बहुत बड़ी, अब वो पूरी ग्रेजिंग ही करवा दिया पूरे एरिया की, है ना। तो वो भी अलाउड नहीं है, लिमिटेड सस्टेनेबल बेसिस पे, है ना। अगर कुछ एक्टिविटी है तो उसको अलाउड कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं टाइगर सेंसस के बारे में। तो टाइगर सेंसस क्या है, जैसे ह्यूमंस की सेंसस होती है उनके नंबर्स निकालने के लिए हमारी पॉपुलेशन की, है ना। उसी तरीके से टाइगर सेंसस निकाली जाती है। तो ये 4 साल में एक बार निकलती है ये रिपोर्ट, है ना। तो कौन कौन निकालता है इसको मिलके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है हमारा NTCA के साथ मिलके इस रिपोर्ट को निकालता है। जो 2014 में टाइगर सेंसस हुई थी वो पहली ऐसी टाइगर सेंसस थी जिसमें लेपर्ड की पॉपुलेशन भी इंडिया में काउंट की गई थी। आप किस तरीके से एस्टिमेशन होता है टाइगर की पॉपुलेशन का वो देख लेते हैं। तो पहली जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, पग मार्क सेंसस टेक्निक। तो जो पंजे के निशान होते हैं ना शेर के, ऐसे मान लीजिए पंजे के निशान है ना। तो उससे जो शेर का पंजे का निशान होता है उससे शेर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जो वो फीमेल है कि मेल है वो भी आइडेंटिफाई इससे हो जाता है ना। दोनों चीज़, आप सेक्स भी, जो टाइगर है उसका सेक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और अलग अलग टाइगर हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पग मार्क सेंसस टेक्निक को यूज़ करके पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी। फिर उसके अलावा दूसरे जो मेथड्स हैं जैसे कैमरा ट्रैपिंग हो गया, है ना। उसके अलावा क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो कैमरा ट्रैपिंग में कैमरा ट्रैप लगा दिए जाते हैं, जो टाइगर के बॉडी में पैटर्न होते हैं ना अलग अलग स्ट्रिप्स के, तो उनसे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये अलग अलग स्पीसीज़ है ना। मतलब अलग अलग स्पीसीज़ के अलग अलग पैटर्न होते हैं टाइगर में। स्पीसीज गलत वर्ड बोल रहा हूँ, अलग अलग नंबर जो होते हैं, अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं टाइगर के, उनके अलग अलग पैटर्न होते हैं। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, जो फीसेस होता है टाइगर का, है ना, जो वेस्ट मटेरियल वो निकाल देता है, उससे भी DNA का यूज़ करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है टाइगर के अलग अलग कितने टाइगर रहते हैं किसी एरिया में। तो 2018 की सेंसस के बारे में दिया हुआ है, हालांकि अब लेटेस्ट आ चुकी है 2022 और 23 की सेंसस, बट PMFIS की बुक में अपडेटेड नहीं है ये, है ना। तो ज़्यादा ये डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक ये चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए कि एम स्ट्रिप्स क्या है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है ना। तो बेसिकली इसको लॉन्च किसने किया था, NTCA ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2010 में। तो बेसिकली एम स्ट्रिप्स का काम क्या है, ये बेसिकली हेल्प करता है सॉफ्टवेयर जो हमारा ये है, इसमें जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है उसमें हेल्प करता है। अब इसमें GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। अब कहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, कहाँ पे क्राइम रिपोर्ट किया गया है जंगल के बीच में, है ना, किस एरिया में ज़्यादा हो रहा है क्राइम, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसकी एनालिसिस करना, इसकी रिपोर्टिंग करना, जो इसका स्टोरेज है, ये दोनों काम इसमें होता है एम स्ट्रिप्स ऐप में। तो जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं बेसिकली वो इनको लेके जाते हैं अपने GPS के थ्रू, वो कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं वो पूरा ट्रैक करता रहेगा और एक डाटा बनाता रहेगा उसके बाद। फिर कहीं से अगर वो फोटो खींच रहे हैं, कुछ क्राइम हुआ है, कहीं पेड़ कट गया है, तो उसकी जियो टैग्ड लोकेशन भी आ जाती है फोटो के साथ, है ना, कि इस लोकेशन में एग्जैक्टली काटा गया है। तो जो पहले पेट्रोलिंग नहीं होती थी एरिया में, मान लो पहले कोई फॉरेस्ट गार्ड है जो बोलता था मैं पेट्रोलिंग कर आया हूँ लेकिन एक्चुअल में गया नहीं है ना, वो एक तो शॉर्ट कमिंग ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा कि अब सारी जो पेट्रोलिंग है वो रिकॉर्डेड है, तो कहीं पे क्राइम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो उससे एक एनालिसिस भी निकाली जा सकती है कि जंगल के इस एरिया में
ज़्यादा खतरा है कुछ क्राइम होने का, वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है उस तरीके से। तो इस तरीके से एम स्ट्रिप्स के एडवांटेज है, राइट। फिर हमारी जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस है, ये PMFIS की बुक में नहीं है ना, उसमें नहीं है। तो आपको इसको अपडेट कर लेना है, कहीं साइड में लिख लीजिए। तो ये कौन सी साइकिल थी, 5वीं साइकिल थी टाइगर सेंसस की। तो अब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है इंडिया में, 3167, राइट। ये 2022 का डेटा है ऑब्वियसली। अभी हमने देखा कि कौन रिलीज करता है, NTCA किसके साथ मिलके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके। इसके पहले हमने देखा 2018 में हुई थी, जो PMFIS की बुक में दिया हुआ है डिटेल में। वो कौन सी थी, 4th साइकिल थी, मतलब चौथी ऐसी रिपोर्ट थी। तो बेसिकली पूरा ऑब्जेक्टिव इसका यही रहता है कि समहाउ आइडेंटिफाई करना कि हमारी कंजर्वेशन एफर्ट जो चला रहे हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर के तहत या फिर और भी किसी तरीके से, वो राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है ना। अगर नंबर्स हर 4 के साल के बाद बढ़ रहे हैं तो वो एक सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ, मेहनत जो कर रहे हैं हम वो इंक्रीज हो रही है। आपको पता होगा कि कैसे 1,000 समथिंग में आ गई थी हमारी, है ना, पॉपुलेशन टाइगर की। अब वो बढ़ते बढ़ते कितने में आ गई है, 3167 तक। अब ये धीमे धीमे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। फिर जो 2022 की सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो MP है, मध्य प्रदेश, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। उसके बाद कर्नाटका है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है, फिर महाराष्ट्र है ना। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, MP, कर्नाटका, फिर UK, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो यूजुअली अब जैसे UK एक छोटा स्टेट है ना, उत्तराखंड, अब ये बीच में आ गया, तो इसको आपको याद रखना है, एक्सेप्शन ज़्यादातर, क्योंकि MP गैस कर लेंगे लोग, फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज़्यादा है इंडिया में। तो कर्नाटका भी बड़ा स्टेट है, उसमें भी गेस कर सकते हैं। लेकिन UK छोटा भी है, पहाड़ी एरिया है, तो यूजुअली गेस करने में आता नहीं है। तो एक बार ऑर्डर आपको याद रखना है इस तरीके से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।